हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ब्रेन चाइल्ड IAS एकेडमी। पिछले लेक्चर में हमने 67 BPSC मेंस का GS पेपर 1 डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम 67 BPSC मेंस का GS पेपर 2 है ना, पेपर 2 को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये 3 आवर्स का होता है ये और 300 मार्क्स का होता है। और इसमें 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। दोनों ही GS पेपर में 3 सेक्शन होते हैं और टोटल 8 क्वेश्चन हमें सॉल्व करना रहता है। हर सेक्शन से 2-2 क्वेश्चन, है ना, सॉरी, हर सेक्शन 1 और सेक्शन 2 से, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 से 3 क्वेश्चन सेलेक्ट करना होता है और सेक्शन 3 से 2 क्वेश्चन सेलेक्ट करने होते हैं, है ना। तो ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो सेक्शन 1 में सबसे पहले देखते हैं। सेक्शन 1 इंडियन पॉलिटी से आता है क्वेश्चन। सेक्शन 1 इंडियन पॉलिटी से रहता है क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट अ सोवरेन लेजिस्लेचर, इट हैज़ वास्ट बट नॉट अनलिमिटेड पावर्स. Comment on this statement and highlight as to why the Indian Parliament cannot be equated with its British counterpart. भारतीय संसद स्वायत्त विधानमंडल नहीं है, इसकी शक्तियाँ विशाल तो हैं पर असीम नहीं। इस कथन पर टिप्पणी कीजिए और इस पर प्रकाश डालिए कि भारतीय संसद की तुलना उसके ब्रिटिश समकक्ष से क्यों नहीं की जा सकती। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको पता है कि इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है और ब्रिटिश में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है। हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। बट इंडियन पार्लियामेंट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ब्रिटिश पार्लियामेंट इन द सेंस, ब्रिटिश पार्लियामेंट क्या है? वो सोवरेन है, पूरी तरह सोवरेन है। एक कहावत है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट बॉय को सिर्फ गर्ल नहीं कर सकता है, इसके अलावा बाकी चीज़ों को बदल सकता है ना। इतना पावरफुल है, सोवरेन है। वहाँ पे जुडिशरी का कोई महत्व नहीं है, उतना महत्व नहीं है। मतलब वहाँ पे जुडिशियल रिव्यू का कोई कंसेप्ट नहीं है। यानी पार्लियामेंट कोई भी लॉ बना सकती है और किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंजेस ला सकती है आसानी से, ठीक है। बट इंडियन पार्लियामेंट पूरी तरह से सॉवरेन नहीं है। यहाँ पे आपको पता है कि आर्टिकल 13 में जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट है। यानी जुडिशरी वैसे सारे लॉ को नल एंड वाइड कर सकती है जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हो, है ना। और आपने पढ़ा है कि केशवानंद भारती केस, जिसमें ये बोला गया है कि पार्लियामेंट कोई भी अमेंडमेंट कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रख के, बेसिक स्ट्रक्चर को हाथ नहीं लगा सकती है। तो ये लिमिटेशन जो दिया गया है इंडिया के पार्लियामेंट में, यही इसके सॉवरेनिटी को कम करता है ना। इसके पावर को अनलिमिटेड करता है, मतलब लिमिट करता है ना। यानी इंडिया के पार्लियामेंट के पास पावर तो बहुत सारा है ना, लेकिन वो लिमिट पावर है। यानी यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट है ना, बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट है। तो ये हमें केस बाय केस यहाँ पे उसको डिस्कस करना था। कोलो वाला केस भी यहाँ पे डिस्कस करना है आपको, है ना, और केशवानंद भारती का भी केस यहाँ पे डिस्कस करना है। और ये जो जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट हमने लिया है, वो कहाँ से लिया है? वो वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, जहाँ पे जुडिशियल सुप्रीमेसी का वो है। यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ ब्लेंड ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। कुछ मैटर में पार्लियामेंट सोवरेन है तो कुछ मैटर में जुडिशरी सुप्रीम है ना। तो ये हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशन इन इंडिया एंड इट्स प्रोस्पेक्ट इन फ्यूचर with a special reference to Bihar. Examine as to how the problem can be constructive handled in tune with cooperative federalism. बिहार के विशेष संदर्भ में भारत में केंद्र राज्य संबंधों की समस्या और भविष्य में इसकी संभावनाओं की चर्चा कीजिए, है ना। जांच कीजिए कि सहकारी संघवाद के अनुरूप समस्या को रचनात्मक रूप से कैसे संभाला जा सकता है। तो ये भी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। सेंटर स्टेट रिलेशन है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ना, है ना। वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, खासकर बिहार के रेफरेंस में आपको बताना है। जैसे बिहार ने स्पेशल स्टेट का डिमांड किया था, जो कि अभी भी एक इशू बना हुआ है ना। उसके अलावा अगर हम देखें तो
कोई भी सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हो तो वो नेशनल एवरेज से काफ़ी पीछे है बिहार, है ना। जैसे हेल्थ हो, एजुकेशन हो, बिहार काफ़ी पीछे परफॉर्म करता है। तो ये सारे इश्यूज़ हैं सेंटर स्टेट रिलेशन में। कई सारे इश्यूज़ हैं जो आपको पता है कि मैक्सिमम जो स्कीम है जो बिहार में चलाया जाता है वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होते हैं, जिसमें सेंटर और स्टेट के बीच में 60:40 का रेशियो में फाइनेंस को शेयर किया जाता है और इसको इम्प्लीमेंट स्टेट गवर्नमेंट करती है ना। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन की कमी आती है ना। और एक ऑल इंडिया सर्विस भी है जो कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन में एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे कि ऑल इंडिया सर्विस का मतलब होता है सेंटर रिक्रूट करेगा और वो जो ऑफिसर हैं वो कहाँ काम करेंगे, स्टेट में काम करेंगे, स्टेट कैडर में काम करेंगे, है ना। तो ये भी एक सेंट्रल स्टेट रिलेशन में। तो एक आपको जनरल आउटलाइन देना है कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन में कौन कौन से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। जैसे ऑल इंडिया सर्विस हो सकता है ना, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हो सकते हैं, है ना। उसके अलावा बहुत सारी फिर इशू आ सकता है आपका प्रेसिडेंट रूल का, है ना, वो भी इशू आ सकता है कि जो सेंटर के द्वारा जो डायरेक्शन दिए गए हैं स्टेट्स को, अगर वो स्टेट फॉलो नहीं करती है तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। तो इस तरह के इश्यूज आपको फिर गवर्नर्स आ सकता है सेंट्रल स्टेट रिलेशन में, खासकर बिहार से, है ना, क्योंकि गवर्नर सेंटर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है ना। गवर्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है बट सेंटर अपॉइंट करती है। सेंटर बोल सकते हैं कि सेंटर एज ए एजेंट ऑफ सेंटर काम करता है ना। और वो बिहार के एग्जीक्यूटिव, जैसे किसी भी स्टेट के एग्जीक्यूटिव का हेड होता है ना, नॉमिनल हेड होता है एग्जीक्यूटिव का, बट हेड होता है। तो इस कारण से एक सेंट्रल स्टेट रिलेशन में एक तनाव की स्थिति बनी रहती है। तो बिहार के कॉन्टेक्स्ट में आपको समझाना है, कई बार प्रेसिडेंट रूल भी लगाए गए हैं बिहार में, है ना। तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे देखना है और आपको ये बताना है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से कैसे इसको हम हैंडल कर सकते हैं। तो देखिए, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब होता है कि एक नेशनल गोल को अचीव करने के लिए सेंटर और स्टेट दोनों एक साथ काम करें। जैसे हेल्थ में है कि जैसे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को एलिमिनेट करना है या कम करना है ना, हेल्थ को इम्प्रूव करना है, तो ये नेशनल एक गोल हुआ। इसमें सेंटर और स्टेट दोनों मिल के काम करेंगे तो यहाँ से हम ये सारे प्रॉब्लम्स को कंस्ट्रक्टिवली हैंडल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा आपको। थर्ड क्वेश्चन है, अकाउंट फॉर द इमर्जेंस ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। डू यू थिंक द एग्जिस्टेंस ऑफ द रीजनल पॉलिटिकल पार्टी इज अ गुड फॉर सेटिस्फाइंग रीजनल एस्पिरेशन एंड नेशनल यूनिटी? गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। देखिए, यहाँ पे रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, इस तरह से क्वेश्चन पहले भी आ चुका है बीपीएससी में कि रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या इमरजेंस का क्या कारण है ना, कौन कौन से कारण है। तो इसमें बहुत सारे कारण हैं क्योंकि हमारा जो इंडिया है वो डाइवर्स है ना, रीजनल डिस्पैरिटी है और यही रीजनल डिस्पैरिटी कारण है कि रीजनल पार्टीज़ डेवलप हो रहे हैं और वो क्या करते हैं, रीजनल एस्पिरेशन को हाईलाइट करते हैं, है ना। रीजनल एस्पिरेशन के आधार पे इन पार्टीज़ का डेवलपमेंट होता है। जैसे बिहार में अगर देखें तो जदयू है, राजद है, तो इस तरह के पार्टीज़ आते हैं जो रीजनल एस्पिरेशन को रखते हैं, रीजन के इंटरेस्ट पे ध्यान देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना। रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इज अ बून इन द सेंस दैट दे हाईलाइट द रीजनल एस्पिरेशन, बट एट द सेम टाइम देयर शुड बी अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द रीजनल पार्टीज एंड द सेंट्रल पार्टी, ताकि जो यूनिटी बनी रहे, है ना। क्योंकि रीजनल पार्टी क्या चाहेंगे, रीजनल एस्पिरेशन को रहेंगे, रीजनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखेंगे, लेकिन लेकिन हमें क्या करना है, एक यूनिटी भी बना के रखनी है, पूरे देश की भी बातें करनी है। तो हमें इसमें एक बैलेंस बना के रखने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी हैविंग द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज अ सेलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। डू यू थिंक judicial activism have further added to the power of the Supreme Court? Explain with example. This is basically a question of judicial activism. Judicial activism क्या होता है? जुडिशियल एक्टिविज्म इज़ बेस्ड ऑन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। आपने पढ़ा होगा, है ना, मेनका गांधी केस में जुडिशियल ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का कंसेप्ट आया था। यानी अगर कोई लॉ के द्वारा लॉ से अगर कोई लॉ बनाकर भी फंडामेंटल राइट को अगर छीना जा रहा है तो उस केस में उसे नल एंड वाइड किया जा सकता है। यानी प्रोसीजर को फॉलो करके भी अगर कोई एक प्रोसीजर को फॉलो करके, यानी लॉ को फॉलो करके भी आपके अगर फंडामेंटल राइट को छीना गया है या जा रहा है तो उसको भी नल एंड वाइड किया जा सकता है। तो इसको कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। यानी जुडिशरी
इंटरफेयर करेगी एग्जीक्यूटिव एक्शन में या फिर लेजिस्लेटिव प्रोसेस में, ताकि वो फंडामेंटल राइट को बचा सके, बेसिक स्ट्रक्चर को कंजर्व कर सके। तो जुडिशियल एक्टिविज्म इज़ इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडियन पॉलिटी, है ना, सेलियंट फीचर है। और ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यानी अमेरिकन कंसेप्ट था ये, जिसे इंडिया में भी अपनाया गया है। बट आपको लास्ट में लिखना है कि जुडिशियल, इसमें बहुत सारे एग्जांपल आपको देने हैं जहाँ पे जुडिशरी ने कई सारे एग्जीक्यूटिव एक्शन को या फिर लेजिस्लेटिव एक्शन को वहाँ पे नल एंड वॉइड कर दिया है ना, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पावर विच इज़ गिवन इन आर्टिकल 13, है ना। तो यहाँ पे ये मेंशन करते हुए आपको ये बताना है, लास्ट में ये कंक्लूड करना है कि जुडिशियल एक्टिविज्म शुड नॉट बी कन्वर्टेड इनटू जुडिशियल एडवेंचरिज्म, है ना। मतलब जुडिशियल एक्टिविज्म इस तरह से नहीं बढ़ना चाहिए कि वो एक मज़ा आने लगे जुडिशरी को इंटरफेयर करने में, है ना, एग्जीक्यूटिव के एक्शन में इंटरफेयर करने में मज़ा आने लगे। इससे क्या होगा, इट विल वायलेट द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, है ना, उसको वायलेट कर देगा। तो जुडिशियल एक्टिविटी उसी दायरे तक रहनी चाहिए जब तक कि वो जुडिशियल एडवेंचरिज्म ना बन जाए, है ना। तो यहाँ पे आपको ये लिखना है एग्जाम्पल के साथ। प्रेजेंट द पिक्चर ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन बिहार एंड कंपेयर विथ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इंडिया का बिहार का जो डेवलपमेंट है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, उसको आपको एक्सप्लेन करना है और उसको कंपेयर करना है इंडिया के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ। जैसे बिहार में आईटी सेक्टर का डेवलपमेंट नहीं है ना, बिहार में जो एग्रीकल्चर वेस्ट इंडस्ट्री को डेवलप किया जा रहा है, जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, लेकिन इंडिया लेवल पे देखेंगे तो सर्विस सेक्टर के इंडस्ट्री है ना, जिसमें हाई स्किल वाले एम्प्लॉयड काम करते हैं। इस तरह से आपको कंपेयर करना है उसको वहाँ पे। और कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस बताना है इंडिया में, तो लॉ एंड ऑर्डर है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है ना, ब्रेन ड्रेन है ना, ये सारे कारण आपको यहाँ पे सजेस्ट करनी है। उसके बाद इसमें आपको बताना है कि द रिसेंट रेमेडियल स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ बिहार टू इम्प्रूव द सिचुएशन, यानी स्थिति को सुधारने के लिए बिहार सरकार द्वारा उठाए गए हालिया सुधारात्मक कदमों का वर्णन कीजिए। तो ये आपको बिहार के इकोनॉमिक सर्वे में आपको मिल जाएगा, है ना। यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा उठाए गए कई सारे कदम आपको मिल जाएंगे, जैसे 7 निश्चय योजना है ना, 7 निश्चय योजना है। इसके अलावा फूड पार्क्स जो डेवलप किए जा रहे हैं बिहार में, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा रहा है ग्रेटर पटना, और इस तरह का कंसेप्ट लाया जा रहा है, रिंग रोड डेवलप किए जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना होगा। 6 क्वेश्चन है ये सेक्शन 2 का, वो है इट सेड दैट जीविका इज अ टूल्स ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, गिव एन इंट्रोडक्शन ऑफ दिस प्रोजेक्ट एंड डिस्क्राइब इट्स ऑब्जेक्टिव। गिव एन इंट्रोडक्शन ऑफ दिस प्रोजेक्ट, जीविका के बारे में बताना है और इसके ऑब्जेक्टिव को डिस्क्राइब करना है, और इसको इवेलुएट भी करना है कि कितना विमेन एम्पावरमेंट में यानी महिला सशक्तिकरण में इसकी भूमिका क्या रही है, ये भी यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। एज पर नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स, बिहार का जो रैंक है वो कितना है 18th 19 में, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताना है कि क्या फैक्टर है इस तरह का सिचुएशन जो है हेल्थ सेक्टर में, उसके ख़राब होने का क्या फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर हैं, ये यहाँ पे बताना है। तो आप बता सकते हैं जैसे कि लैक ऑफ मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, प्राइमरी हेल्थ सेक्टर या सेकेंडरी हेल्थ सेक्टर या टर्शियरी हेल्थ सेक्टर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, हॉस्पिटल्स की कमी है ना, ट्रेन डॉक्टर्स की कमी है ना। तो डॉक्टर टू पीपल रेशियो डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो काफ़ी कम है ना। ट्रेनिंग सिस्टम की ट्रेंड नर्सेस मिडवाइफ्स की कमी है ना। इसके अलावा अवेयरनेस की कमी है, हेल्थ अवेयरनेस की कमी है ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन, है ना। उसके अलावा पैट्रियार्की सिस्टम जो चाइल्ड मैरिज है, इसके कारण भी हेल्थ पे असर होता है ना। या फिर सैनिटेशन और ओपन डिफेकेशन जो होता है, उसके कारण भी हेल्थ पे इफेक्ट होता है। तो ये सारे कारण है। उसके बाद आपको बताना है व्हाट स्टेप हैव बीन टेकन टू इम्प्रूव हेल्थ सिचुएशन इन बिहार। तो बहुत सारे कदम उठाए गए हैं, है ना, बिहार में। वो आपको 7 निश्चय योजना में आपको मिल जाएगा, या फिर बिहार के इकोनॉमिक सर्वे में या बिहार के बजट में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सपोर्ट योर आंसर विथ फैक्ट एंड फिगर के साथ आपको बताना है। राइट द नेम ऑफ मेजर नेचुरल रिसोर्सेज इन बिहार स्टेट, आउट ऑफ दिस सिलेक्ट एनी 2 एंड शो द पॉकेट वेयर दे आर फाउंड एंड नरेट देयर इंपॉर्टेंस इन बिहार इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो सॉइल रिसोर्सेस है या फिर मिनरल रिसोर्सेस है, जैसे बता सकते हैं आपको पायराइट में नंबर 1 है बिहार, ये भी वहाँ पे आप लिख सकते हैं, है ना। इस तरह से आप वहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। सेक्शन 3 में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आता है, सेक्शन 2 जो हमने देखा वो था इकोनॉमिक्स सेक्शन से, है ना, इकोनॉमिक्स जियो इकोनॉमिक्स।
मतलब इकोनॉमिक ज्योग्राफी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है वो बिहार, जनरली बिहार से आता है वो क्वेश्चन, वो आपको यहाँ पे देखने को मिला। और सेक्शन 3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आता है, इसमें से 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो पहला है क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड हेल्थ ऑफ एनी नेशन इज डायरेक्टली लिंक्ड टू फूड एंड डाइटेटिक security. India has made achievement in terms of production, productivity, equity of food grains, horticulture produced. In view of the above perspective, discuss the role of technology in agriculture development of Bihar. तो टेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में क्या रोल है, इस तरह से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड था, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता था। तो आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि टेक्नोलॉजी से आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप ड्रिप इरिगेशन का यूज करके इरिगेशन फैसिलिटी को बढ़ा सकते हैं, है ना। उसके बाद सॉइल के हेल्थ जान सकते हैं, है ना। टेक्नोलॉजी का यूज करके सॉइल का हेल्थ जान सकते हैं। टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज का यूज करके आप एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज को प्रमोट कर सकते हैं, जैसे किसान टीवी हुआ, किसान चौपाल हुआ, या फिर मोबाइल ऐप हुआ। इस तरह से टेक्नोलॉजी का यूज करके एग्रीकल्चर को डेवलपमेंट कर सकते हैं। फिर दूसरा कि ट्रैक्टर्स या फिर दूसरे तरह के इक्विपमेंट्स का यूज, थ्रेशर्स इक्विपमेंट का यूज करके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है ना। तो रिमोट सेंसिंग करके जो सॉइल है उसको देखा जा सकता है, कहाँ पे सॉइल फर्टाइल है, कहाँ पे क्या चीज़ें हैं, है ना, कहाँ पे लैंड को यूज किया जा सकता है, यानी लैंड यूज पैटर्न को भी बदला जा सकता है। तो इस तरह से आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बता सकते हैं, है ना। बंद कर दो। नेक्स्ट है क्वेश्चन है टेक्नोलॉजी बीइंग मोर ऑफ ए कर्स देन अ ब्लेसिंग, जस्टिफाई द स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। यहाँ पे आपको ये बताना है कि प्रौद्योगिकी एक वरदान से अधिक अभिशाप है। कैसे अभिशाप है? जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है वैसे वैसे हम इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करते जा रहे हैं। जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गया, एसी हो गया, फ्रिज हो गया, है ना। इसके अलावा बहुत सारी ऐसे चीज़ें हैं जो एनिमल्स को, जैसे टेलीकम्युनिकेशन है, जो टावर लगाते हैं, है ना, वो बहुत सारे बर्ड्स के लिए हानिकारक हैं, है ना। जो शिप जो चलता है या ऑयल स्पिल के कारण ओशियन को हम पॉल्यूट कर रहे हैं। बहुत सारा केमिकल इंडस्ट्री है जिसके कारण हम रिवर्स को पॉल्यूट कर रहे हैं, है ना। तो स्पेस में हम जो जा रहे हैं वहाँ पे स्पेस डेब्रिज छोड़ रहे हैं। प्लास्टिक का ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक इस्तेमाल करने के कारण हम प्लास्टिक पॉल्यूशन हो रहा है वहाँ पे। और इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने से हम ई वेस्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। लास्ट में आपको लिखना है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इज द नीड ऑफ द आवर। टेक्नोलॉजी को हम नहीं रोक सकते हैं, उसको तो करना ही है, बट वी हैव टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन अ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो इस तरह से आपको लास्ट में वहाँ पे कंक्लूजन में लिखना है। नेक्स्ट लास्ट जो क्वेश्चन है वो है बिहार इज अ फ्लड प्रोन स्टेट, हाउ कैन द मॉडर्न टेक्नोलॉजी हेल्प टू कंट्रोल फ्लड्स एंड मैनेज दिस काइंड ऑफ डिजास्टर, गिव योर एक्सप्लेनेशन विद सुटेबल एग्जांपल। तो यहाँ भी आप लिख सकते हैं कि फ्लड को कंट्रोल के लिए डैम बना सकते हैं आप, है ना। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर कर सकते हैं, एम्बैंकमेंट कर सकते हैं, जो उसके अलावा और क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम को बढ़ा सकते हैं, है ना। लास्ट जो क्वेश्चन है वो नैनो टेक्नोलॉजी से है। नैनो टेक्नोलॉजी हैज अ ह्यूज पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म पीपल्स लाइफ फॉर द बेटर, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद एप्रोप्रिएट एग्जांपल। तो नैनो जो बहुत मेडिकल फील्ड में, टेक्सटाइल के फील्ड में, है ना, फैब्रिक्स बनाए जाते हैं, फिर मेडिकल में यूज होता है ना, इंजेक्शन देने के लिए भी यूज किया जाता है। तो इस तरह से इसके इस्तेमाल को, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ये आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। होप कि आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।